हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर एम स्टडी पॉइंट में। आज हम भूगोल जो कि क्लास 11th का है और स्टेट में आप जानते हैं कि आपको जो सिलेबस दिया गया है उस हिसाब से हर चैप्टर को अध्ययन करना है। SCERT बुक के जितने भी अध्याय हैं वो सारे अध्याय का हम MCQ आपके समक्ष जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रखेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन 11th क्लास के जितने भी, जैसे 16 इसमें अध्याय है, टोटल 16 अध्याय से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ऑनर्स लेवल जो स्नातक का क्वेश्चन है वो भी आपको हम करवाएंगे। तो ये पहला आप देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं। स्टेट में आपको बहुत ही जो भी 9th-10th में जो 9th-10th के फॉर्म भरे हैं वो जो जनरल है, माना कि सोशल साइंस है, उसमें आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये चारों विषय पढ़ने हैं। तो ये चारों विषय में आपको भूगोल भी 11th-12th का भी उसमें समाहित किया गया है जो सिलेबस है। और जो खास करके भूगोल में सिर्फ ज्योग्राफी में 11th-12th मतलब कि पार्ट 2 में, पेपर 2 में ये भरे हैं फॉर्म, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, सारे SCERT के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार स्ट्रोबो का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया? तो ये करने वाले थे इरेस्टोस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो ये किया गया कार्ल लीटर। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया? तो ये करने वाला था हिटनर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो ये किया गया हमबोल्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित भूवैज्ञानिकों में किनका नाम विश्व के मानचित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं टॉलमी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो ये करने वाले न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं की सही व्यवस्थित और तर्कसंगत व्याख्या है, यह कथन किसका? तो यह है हार्टसोन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूगोल के अध्ययन में किस पर जोर दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है पर्यावरण पर। अगला क्वेश्चन है कि किस विषय को सभी विषयों का जनक कहा गया है? तो ये है भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन भौतिक भूगोल का शाखा है? तो ये है जलवायु और विज्ञान। अगला क्वेश्चन, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो यह है WS डेविस का। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसका कथन है, किस विद्वान का? तो यह है जेम्स हटन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण के अध्ययन को किस सदी में भूगोल सहित अन्य विषयों में महत्वपूर्ण समझा गया? तो ये है 20वीं सदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो ये है आपको जीव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करती है? तो ये करता है इतिहास तथा भूगोल का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल मतलब ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो ये करने वाले इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक विचारधारा में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें
पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा कौन से भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये किया गया है ईडले स्ट्रैम्प के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो ये करने वाले विडाल डी ला ब्लासा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकृति मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर कार्य करे। यह शब्द किस भूगोल शास्त्री ने कहे हैं? तो ये विडाल डी ला क्लस के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकन भूगोल शास्त्री थे? तो ये थे हॉटसॉन तथा एडवर्ड एकरमैन। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो ये है पठार। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये तो आप क्लास 6 में भी पढ़े हैं, जियो प्लस ग्राफोज मतलब कि जियोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन भौतिक प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? तो ये है मृदा शास्त्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो यह है आर्थिक भूगोल मानव का। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है मानव भूगोल से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते? तो यह है भूमि उपयोग का। अगला क्वेश्चन है कि भू संरचना में ज्ञान तकनीक में वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है। तो ये होता है शुद्ध स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में कौन से दो तत्वों का समावेश होता है? तो ये होता है प्राकृतिक तथा भौतिक। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे कांट। अगला क्वेश्चन है कि बत्तीसवें की ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया? तो ये करने वाले थे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिक का प्रयोग किया। ये इरेटोस्थनीज थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? तो ये हैं इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण की यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्क संगत वर्णन का व्याख्या से संबंधित है। तो ये है रिचार्ड हॉटसॉन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हेटनर का। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसको किसको कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। इस प्रकार से पहला अध्याय आपका समाप्त होता है। दूसरे अध्याय पर हम अब चलेंगे। टोटल इसमें 16 अध्याय हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी, इसका अध्याय का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि लाप्लेस की पृथ्वी उत्पत्ति परिकल्पना किस प्रकार की जानी जाती है? तो यह है निहारिका परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो सिमिड किस देश का वैज्ञानिक था? तो ये रूस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब मतलब कितने वर्ष पूर्व हुई? तो ये आपको याद रखना है 4.25 अरब वर्ष पूर्व होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था? तो ये ऑटो सिमिड था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी? तो ये है इयोन
ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो ये होता है आपको 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है बिग बैग सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परिकल्पना हॉयर और लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये किया जाता है नौमा परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किस समय किया गया था? तो ये 1912 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? तो ये पेंजिया था। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका किस प्राचीन भूखंड का नाम है? तो ये नाम है गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत है? तो यह है बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना में संबंधित है? तो ये है लाप्लास का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो ये है आपका नवतारा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है आपका सूर्य। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व होती है? तो 13.7 अरब वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो ये है आपको बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी है? तो ये है आपको युग। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है? तो ये बिग बैंग का। सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि सौर निहारिका की प्रमुख गैस थी? तो ये था आपको हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या में निम्न में से किस ग्रह में है? तो शनि में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द बिग सल्पलेट का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो ये आपको चंद्रमा की उत्पत्ति से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थित अवस्था संकलन प्रस्तुत की? तो ये हॉयल ने किया था। अगला क्वेश्चन, निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किस ने किया? तो ये किया था ऑटो श्मिड और वाइजास्कर ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये जीन्स एवं जेफ्रीज के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। तो ये कांट के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये एडविन हब्बल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन बौने ग्रह की श्रेणी में है? तो ये है आपको प्लूटो। अगला क्वेश्चन कि इमैनुअल कांट किस देश का निवासी? तो ये था आपको जर्मनी का। अगला क्वेश्चन, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो ये 1796 को। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस गैस का संकलन हीलियम में हुआ? तो ये होता है हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो ये होता है 4.44 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश
वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? तो दूरी का। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये द्वितारक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से आपका होता है दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय पर चलेंगे। तीसरा अध्याय का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना में बीपीएससी में भी क्वेश्चन एक पूछा गया, जो कि आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप का शैल समूह किस प्रकार की प्रमुख उद्गार का परिणाम है? तो ये है प्रवाह का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो ये करता है भूपटल व ऊपरी मेंटल। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन का फैलाव लाती है? तो ये है आपको पी तरंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निम्न जो है किन तत्वों की प्रधानता है? तो ये है निकिल और लोहा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए मध्य में आपको में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। अगला यही क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, तो ये है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? तो ये 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीमा में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूक्रोड का घनत्व है, तो भूक्रोड का घनत्व 11 से 17 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है आंतरिक क्रोड में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या होता है? तो सीएल, सी में और तब नीफे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन भूकंप केंद्र मतलब उद्गम केंद्र का घोतक होता है? तो ये होता है एफ। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के मेंटल मतलब भूप्रभावर में की मोटाई कितनी है? तो ये आपको 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की क्रोड का अर्धव्यास कितना है? तो 1750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि मोही अंतराल किस प्रकार के चट्टानों की परतों के नीचे विद्यमान है? तो ये है बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भूकंपीय तरंग को रेखांकित करने वाला यंत्र कौन होता है? तो ये सिस्मोग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन, भूपटल में विघटित देखिएगा इसमें कि भूप्रपट्टी में विकसित थराहट को कहते हैं, तो इसको भूकंप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगें होती हैं, तो ये होता है सुनामी तरंगें। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? तो यह 6370 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गहरा प्रवेधन कितना गहरा है? तो ये होता है 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? तो ये आता है स्थल खंड में। अगला क्वेश्चन, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र से विस्तार है? तो 105 से 145 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो ये है मर्केली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के क्रोड में से गुजर सकती हैं? तो ये है आपको पी तरंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ का घनत्व बताओ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अभ्यंतरण परत को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इसको नाइफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ये है सीमा। ठीक है, सियाल, सीमा, तब नीफे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा? तो निकेल। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में कौन नहीं? तो ये
सब स्ट्रेटम नहीं है, ऐसे तीनों इसमें सियाल, सीमा, निफे तीनों है। अगला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है? तो ये पृथ्वी का बाह्य पपरी होता है, प्रपरी होता है, पपरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितना मापी गई है? तो ये 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ये होता है बेसाल्ट से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको व्हाट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये है, इनमें से कोई नहीं है, इसे उत्तर इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो ये होता है सिलिका और मैग्नीशियम का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़े हैं और इस बार एग्जाम भी देकर बीपीएससी में आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो ये 83% है। अगला क्वेश्चन है मोह और प्रबद्धता स्थित है? तो ये है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होता है? भूपटल है, बदल है इसमें लिखा हुआ। इसमें है परतदार होगा, ग्रेनाइट होगा, तब बेसाल्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये एल्युमिनियम होता है, बी नंबर। इस प्रकार से आपका तीसरा अध्याय जो है वो समाप्त होता है। अब हम चौथे अध्याय पर चलेंगे। देखिएगा, इसमें चौथा अध्याय महासागरों और महाद्वीपों का वितरण में पहला क्वेश्चन कि पोलर फिलिंग वल जो होता है फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है पृथ्वी के घूर्णन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अल्फ्रेड वेगनर थे। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से कब अलग होता है? तो ये होता है योसीन काल में। अगला क्वेश्चन है कि आदि नूतन युग में इनमें से कौन सा महासागर बनता है? तो ये बनता है आपको हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आर्टेलियस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये टूजो विल्सन ने किया। अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है कि विनाशकारी भूकंप किस प्लेट सीमांत में आया करता है? तो ये अभिसारी प्लेट सीमांत। अगला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ के नीचे पिघली चट्टानों के कुंड को क्या कहते हैं? तो इसको उष्णोष्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो यह है फ्यूजियामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि कौन ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो ये है पीली तुल। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का मूल कारण क्या होता है? तो ये होता है भूपृष्ठीय प्लेटों का टकराना या खिसकना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये है आपको स्ट्रोम्बोली। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि वलय का भाग है? तो ये है प्रशांत महासागर के तट। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो यह है जापान। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह है ओजस डेल सलारो। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है क्या कहलाता है? तो इसको क्रेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये तंजानिया में। अगला क्वेश्चन माउंट
माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी निम्नांकित में से किस द्वीप पर है? तो यह है सिसिली द्वीप पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूतल का सबसे घातक लहरें कहलाती है? तो ये एल लहरें होती हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप नापी यंत्र कहलाता है? तो ये सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है कहलाता है? तो ये अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है कि पुराजीवी महाकल्प के प्रारंभ में कौन सा महासागर विद्यमान था? तो ये पैथालासा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि गोंडवाना लैंड थेथी सागर की किस दिशा में स्थित है? तो ये है दक्षिणी में। अगला क्वेश्चन है कि वैगनर ने विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो ये करता है 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेप कहाँ मिले हैं? तो ये घाना तट पर। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती महासागरीय कटक किस महासागर में है? तो ये है आपको अंध महासागर में, इसमें जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये तो हिंद महासागर, प्रशांत, आर्कटिक और अंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किस स्तर पर भूपटलें विपरीत दिशा में खिसकती हैं? तो ये खिसकता है रूपांतरण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि संवहन धाराओं की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये करने वाला कौन? तो होम्स था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैगनर के अनुसार निम्न में से कौन एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? तो यह है ज्वारीय बल। अगला क्वेश्चन है कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है? तो ये होता है आपको आर्थर होम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सागरीय अर्धस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हेस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे? तो ये वेगनर के द्वारा। ठीक है, किसकी मान्यता? वेगनर का। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्व में स्थित प्लेट को कहते हैं? तो इसको नजका प्लेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है? तो ये होता है आपका दो प्लेटों के अलग अलग सरकने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है थेथिस सागर से। अगला क्वेश्चन, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किनके द्वारा प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो ये टूजो विल्सन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ होता है? तो ये कार्बोनिफेरस के युग में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता? तो ये होते हैं वैगनर, बी नंबर। इस प्रकार से आपका चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 5वें अध्याय पर, खनिज एवं शैल। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कि डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये अधिवृत्तीय चट्टान है। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ के निर्माण में ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्वों की मात्रा कितनी होती है? तो ये 3/4 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो ये है आपका सेल का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो ये हैं सिलिका और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो ये सिलिका और एल्युमिनियम ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्रांतिरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? तो ये प्रतरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कठोरतम खनिज है? तो ये हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल है? तो ये बलुआ पत्थर है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण कौन सा? तो ये डोलेराइट है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक
मात्रा में पाए जाने वाले चट्टान हैं तो ये हैं अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव में से बनी है तो ये कायांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चट्टानें किसे कहा जाता है तो आग्नेय चट्टान को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट कैसी चट्टानें हैं तो ये आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन हीरा कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या होता है तो ये कोयला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का रूप कौन सा होता है तो ये लेकोलिथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के चक्रीय परिवर्तन के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है तो ये सूर्य की किरण से, पृथ्वी की आंतरिक क्रिया से और रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन, इन सभी में सभी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम मतलब खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है तो ये प्राचीन सअस्तित्व चट्टान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है तो ये है आपका सल्फर। अगला क्वेश्चन कोयला किस चट्टान में जो है पाया जाता है, किस चट्टान में तो ये परतदार चट्टान में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना तो ये 5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल आग्नेय सेल है तो ये है बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन संगमरमर किस प्रकार के सेल हैं तो ये है परिवर्तित चट्टानों का। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है तो ये रवे का। अगला क्वेश्चन है कि भूपरपट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थों को कहते हैं तो इसको चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूपरपट्टी के नीचे पाए जाने वाले अत्यंत गर्म तथा पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं तो इसको मैग्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों की रचना होती है तो मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है तो ये है नीस। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है तो विभिन्न सेलों का। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा आग्नेय सेल है तो ये ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की प्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा तो ये ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रपट्टी पर सर्वाधिक भाग किस खनिज से निर्मित है तो फेल्ड्सपर से। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रा का उपयोग होता है तो ये विद्युत उपकरणों में। अगला क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस के उपयोग में निम्न में से किस खनिज का उपयोग होता है तो ये होता है एम्फीबोल का। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के रूपांतरण का कारण तो ये होता है दाब तथा ताप दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोयला का पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं तो ये पाया जाता है अवसादी। अगला क्वेश्चन है डैश खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम अवस्था, खनिज तरल अवस्था पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है बरुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो ये क्वार्टजाइट में। अगला क्वेश्चन चूना पत्थर जो होता है वो लाइमस्टोन का कायांतित रूप क्या होता है तो ये संगमरमर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है तो यह है नीस। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो आपको 39 खत्म हुआ, 40 पर देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नीस जो होता है वो नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है तो ये होता है परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है तो ये एम्फीबोलाइट का। अगला क्वेश्चन है कि अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या होता है तो अरंधी सेल। अगला क्वेश्चन है कि स्लेट और संगमरमर है तो ये कायांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है तो ये आग्नेय और तलछटी दोनों से। इस प्रकार से यह जो है चैप्टर समाप्त होता है। अब हम चलेंगे छठा चैप्टर पर। छठा चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें कि उष्ण मरुस्थलों में भौतिक अपक्षय क्यों प्रधान होते हैं तो ये होता है दैनिक तापांतर अधिक मिलने के
कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो यह है अपरदन का। अगला क्वेश्चन है कि जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो ये कले को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो ये तीव्र प्रवाही वृहत संचरण को। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही बने रहना कहलाता है? तो ये अपक्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे में जंग लगना क्या? तो ये ऑक्सीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अपक्षयन का प्रमुख अभिकर्ता है? तो ये आपका ताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक चक्र नाम से अपरदन का विस्तृत विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो ये विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1785 में किस भूवेत्ता ने अपरदन चक्र की परिकल्पना को जन्म दिया? तो ये जेम्स हटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो यह है संतुलन अपरदन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो ये करता है छीका या कले मिट्टी को। अगला क्वेश्चन, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो ये तीव्र प्रवाही वृहत संचरण में। अगला क्वेश्चन, मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये अपक्षय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा में संयोजन के लिए कौन सी क्रिया शक्ति नहीं है? तो ये अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा के निर्माण के रूप से महत्वपूर्ण कारक कौन? तो ये है आपका जनक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो ये होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्जनिक बल है? तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बल समतल स्थापक बल मतलब तल संतुलन कहलाते हैं? तो ये होता है बहिर्जनिक बल। अगला क्वेश्चन है कि लवण अपक्षय निम्न में से किस अपक्षय के कौन से प्रकार में सम्मिलित है? तो ये है भौतिक अपक्षय। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है? तो ये होता है चूना पत्थर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो ये होता है लौह खनिजों पर। अगला क्वेश्चन, जलवायु दशाएं जिनमें अपरदन अत्यधिक तीव्र होती है वो क्या? तो ये होता है गर्म एवं आर्द्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित हैं? तो ये होता है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और वांगर आते हैं? तो ये जलोढ़ मृदा में। इस प्रकार से आपका छठा अध्याय का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 7वें अध्याय में, और 7वां अध्याय का नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन की स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो ये होता है तरुणावस्था में। अगला क्वेश्चन, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो यह कैनियन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपको वृद्धा अवस्था में, ये होता है प्रौढ़ावस्था में। किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है हिमनद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति? तो ये नुनाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्रस्ट प्रदेश की भूमिगत कंदरा की छत पर बनने वाली आकृति है? तो वो है लेक्टाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये होता है आपको भूमिगत जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ये होता है जलोढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है? तो ये है हिमोर। अगला क्वेश्चन है कि यूराल किस वर्ग का पर्वत है? तो ये है बलित मतलब मोरदार। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का डेक्कन ट्रैप किस प्रकार का पठार है? तो ये ज्वालामुखी
कृत पर्वत है। अगला पठार है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछा था, ये जलोढ़ है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अंतरा पर्वतीय पठार है। तो ये है आपको तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण का प्रमुख कारण कौन होता है। तो ये होता है जलवायु, मूल चट्टान, काल मतलब समय। अगला सभी के सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के किस परत लेयर में सबसे अधिक जीवाश्म पाया जाता है। तो ये पाया जाता है अपरत में। अगला क्वेश्चन है कि जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक हो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे की प्रधानता पाई जाती है। तो ये पेडल्फर मिट्टी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओल्ड फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, बिलियन रंध्र किस प्रकार के धरातल पर बनते हैं। तो ये बनता है कार्स्ट प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं। तो इसको ज्वार नदमुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है। तो कार्बोनेटरीकरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी अववाह प्रणाली में महाखंड का निर्माण होता है। तो ये होता है पूर्ववर्ती में। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ में कितनी भूगर्भिक प्लेटें हैं। तो ये टोटल 7 हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है। तो ये आपको प्रायद्वीपीय पठार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो ये है आपको गौमुख झील। अगला क्वेश्चन है गोखुर झील। अगला क्वेश्चन है, संसार के किस प्रदेश में पाताल तोड़ कुएं सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर भारत में बोल रहा है। तो ये कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जलोढ़ निक्षेप को कहते हैं। तो इसको आप भांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब पुराना। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा। तो ये अनाई मुंदी है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं। तो इसको मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिम ये भाग है तट, दक्षिण तट को। अगला क्वेश्चन है कि तितली पक्षी आश्रय कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपको लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर था। तो ये तैंथीज सागर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दरार घाटी कौन सी है। तो ये आपको चंबल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दरार घाटी नर्मदा है। दरार घाटी कौन है, नर्मदा। चंबल तो गलती निकल गया मुझसे। यहाँ पर देखेंगे नर्मदा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि मोनार्ड का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये है आपको समतल मैदान में यत्र तत्र अवरोधी चट्टानी टीलों से। अगला क्वेश्चन, भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ये होता है नदियों की युवा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि गोखोर झीलों का निर्माण होता है। तो ये होता है नदियों द्वारा वृद्धावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि गॉर्ज का निर्माण होता है। तो ये होता है आपको कठोर चट्टानों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टॉर्न झील जो होता है, सर्क झील बनती है। तो ये हिमनद के अपर्दन से। अगला क्वेश्चन, घाटी रंध्र मतलब युवाला की रचना होती है। तो ये होता है आपको भूमिगत जल के अपर्दन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भृगु तथा स्टेक निम्न में से किस अपर्दन कारक द्वारा निर्मित होता है। तो ये होता है तरंग एवं धाराएं, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्लाया निम्न में से किस प्रकार की भू आकृति है। तो ये है आपको उथली जल झीलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना कहलाता है। तो ये अपक्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं। तो इसको ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका 7वां अध्याय का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 8वें पे।
8वां अध्याय का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन कि क्षोभ वायुमंडल का संगठन एवं संरचना में पहला क्वेश्चन, क्षोभ सीमा के नीचे वायुमंडल के संगठन में किस गैस की प्रधानता रहती है? तो नाइट्रोजन गैस की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से सटी हुई मिलती है? तो ये मिलता है क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? तो ये है मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है? तो यह है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा महीन मिट्टी संबंधित है? तो ये है धूलकण से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो ये होता है 120 किलोमीटर ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी परत है? तो यह है वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? तो ये है क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड किरणों का परिरक्षण किस मंडल में किया जाता है? तो ये किया जाता है आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये होता है सागर से दूरी में, अक्षांश में, ऊंचाई, तीनों में, सभी में हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है? तो यह है आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो यह है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का 99% भाग कौन सी गैसों से बना है? तो यह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाया जाता है क्षोभ सीमा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की क्या गति है? तो प्रकाश की क्या गति है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का 99% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक है? तो यह है 32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है? तो यह है 90 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ये है आपको यहाँ पर दिया गया है 20.95 से 21%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहीं कहीं 20.99% मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना है? तो 78.08%। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है? तो ये है 10 से 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस सौर विकिरण को सोख लेती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ये है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी? तो ये है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में जलवाष्प का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? तो यह है क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परिवर्तन मंडल में प्रति किलोमीटर तापमान की परत दर रहती है? तो ये रहता है आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है? तो पहले तापमान घटेगा फिर बढ़ेगा क्षोभ मंडल में, ठीक है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है? तो ये निम्न दाब एवं शांत पवन। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में सगे किसमें ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण? तो ये होता है मध्यमंडल में। अगला क्वेश्चन, ऑरोरा बोरियालिस संपन्न होता है?
तो ये होता है आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल संवाहनिक प्रदेश कहलाता है? तो ये है समताप। अगला क्वेश्चन है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ये है ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ मतलब कि दक्षिण तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये ओजोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो ये मिलता है 5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी? तो ये होता है आपको 7। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 97%। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सागर तल पर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो यह है जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ये होता है तूफानी मौसम का। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये है आपको आर्गन। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है 8 समाप्त होता है। अब हम 9th चैप्टर पर चलेंगे। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान का पहला क्वेश्चन होगा। ये क्लास 11th का 9th चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पहला होगा जिसमें कि ध्रुवों पर तापीय दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है? तो ये 150। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कारक सूर्य ताप की मात्रा का निर्णायक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो यह है अक्षांशीय स्थिति। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ये 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घट जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 165 मीटर आप ऊंचाई जाएंगे तब। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर की किरणें सीधी पड़ती है? तो यह है 23.5 डिग्री उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो ये है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है? तो ये सूर्याभिताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ पाया जाता है? तो ये विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के मध्य के अंतर को कहा जाता है? तो इसको तापक्रमीय विसंगति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये होता है आपको ओजोन गैस की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो ये अपराह्न 2 बजे। अगला क्वेश्चन, सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको सूर्यताप कहते हैं, सूर्यताप। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य से आने वाली ताप का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? तो ये 51%। अगला क्वेश्चन, सूर्यताप को नापने की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो ये है कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि उष्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन चमकती है? तो ये चमकता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल द्वारा
विकिरित ऊर्जा को कहते हैं? तो इसको पार्थिव या भौमिक विकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है कब? तो ये होता है आपको 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो ये है आपको ऊंचाई, अक्षांश, समुद्र की दूरी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति होती है? तो उपसौर की स्थिति होता है 3 जनवरी को। अपसौर ये जो जुलाई वाला देखे वो, और अपसौर ये 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग व सूर्य की लालिमा निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम होता है? तो ये परिकिरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये संवहन, परिचालन, अवशोषण सभी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? तो घटता है। तो इस प्रकार से आपका ये 9th जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। अब हम 10th पर चलेंगे और वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के बारे में हम क्वेश्चन अब करेंगे। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कि वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है वायुदाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो ये होगा 900 मिलीबार। अगला क्वेश्चन कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा के निकट। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो ये आपको घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपको साइबेरिया का मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब दर्शाया जाता है तो समदाब रेखाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान के अधिक होने पर वायुदाब क्या होता है? तो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चिनूक हवाएं पाई जाती है? तो ये उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इसको विषुवत रेखीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जेट धाराओं की गति निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? तो ये 445 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन, सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो ये 1013 मिलीबार। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय खंड में निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है संवाहिक धाराएं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने की दिशा क्या होती है? तो ये होता है उत्तर पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए इकाई होती है? तो ये होता है मिलीबार। अगला क्वेश्चन, पवन का वेग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो ये होता है विषुवत वृत्त के निकट। अगला क्वेश्चन है कि चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको टॉर्नेडो के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय प्रचंड चक्रवातों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अश्व अक्षांश कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उपोष्ण उच्च दाब पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पवनों को हिमभक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है? तो ये है आपको चिनूक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वायुदाब प्रणाली लो किस प्रकार के मौसम की सूचक है? तो ये है आपको चक्रवाती मौसम। अगला क्वेश्चन है कि पवनों की क्षैतिज गति निम्न में से किन कारकों द्वारा प्रभावित होती है? तो ये होता है घर्षण बल, दाब प्रवणता और कोलिओरिस बल के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु परिसंचरण को कहते हैं, तो इसको हेडले कोस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौसमी पवने हैं, तो ये है मानसून पवने। अगला क्वेश्चन, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक होती है तो इस प्रकार बने वाताग्र को कहते हैं, तो इसको आप शीत वाताग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, तो इसको विलीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो महासागरों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी पवन है, तो ये मिस्ट्रल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हवा को हिमभक्षी कहा जाता है, तो इसको चिनुक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषुवतीय पछुआ हवाओं के बनने में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो ये ध्रुवों की और व्यापारिक वायु पेटी का विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ये वायुदाब में अंतर का होना। अगला क्वेश्चन, वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन की वाताग्र जनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो ये वगरोन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन की वाताग्र जिसके सहारे गर्म वायु ठंडी वायु से स्थापित हो जाती है क्या कहलाती है, तो ये अब अधिविष्ट वाताग्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दिशाएं मिलती हैं, तो ये आइसलैंड के दक्षिणी भाग के समीप, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो ये आपका समाप्त होता है 10वां अध्याय। अब हम 11वां अध्याय पर चलेंगे, वो होगा वायुमंडल में जल। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, आर्द्रता क्या है, तो आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की वर्षा वर्ष भर फुहारों के रूप में होती है, तो ये पश्चिमी यूरोपीय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है, तो यह है आपका वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो ये है आपका पछाव। अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये होता है चक्रवातीय। अगला क्वेश्चन, जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है, तो ये कहलाता है वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं, तो ये करता है वर्षा स्तरीय। अगला क्वेश्चन, जल वाष्प का सामान्य वाष्प घनत्व कितना, तो ये होता है 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि वायुमंडल का जल वाष्प जो हवा में घुलने के बाद समूह के रूप में रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादलों के गाढ़े भूरे या काले रंग के होने का कारण क्या होता है, तो ये कुछ जल बूंदों या धूल कणों की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो ये है आपका पछाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है, तो ये है आपको प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है, तो यह है भूमध्य रेखीय खंड। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो यह है भूमध्य रेखीय खंड। अगला क्वेश्चन है कि किस खंड में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, तो ये होता है आपको भूमध्य रेखीय खंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु के जलवाष्प के जल में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संघनन का वह रूप कौन सा है जिसमें संघनन
हिमांक से नीचे होता है तो वो होता है आपको ओला। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओला वृष्टि का संबंध सामान्यतः रहता है तो ये रहता है भारी कपासी मेघों से। अगला क्वेश्चन है कि वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है तो ये है पर्वतीय वर्षा से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है तो ये है पश्चाव मेघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संवहनी वर्षा विशिष्ट विशेषता तो ये उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु की। अगला क्वेश्चन है कि किस बादल के आने पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बनते हैं तो ये होता है प्रभाव स्तरीय बादल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मेघों में से किसको तरित मेघ कहते हैं तो ये है कपासी वर्षा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के ओजोन बेसिन में वर्षा होती है तो ये है संवाहिनिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी पठार पर कम वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है तो ये होता है वर्षा छाया में स्थित होना। अगला क्वेश्चन सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो ये हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि धरातल के संपर्क में रहने वाले सामान्यतः स्तरित मेघ को कहा जाता है तो इसको कोहरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा चक्र जल चक्र का भाग नहीं है वो है आपका जल योजन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं तो इसको वर्षण कहा जाता है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वें अध्याय पर हम अब चलेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन कि किस जो है किन में पहला क्वेश्चन है कि इनमें किसने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया। अध्याय का नाम क्या है तो विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो इसमें पहला क्वेश्चन इनमें किसने जलवायु का वर्गीकरण सबसे प्रथम तो ये करने वाले यूनानी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन इनमें किसने विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया तो ये कोपेन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा तो ये है AM। अगला क्वेश्चन CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा तो है USA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि H शब्द किस प्रकार के प्रदेशों की जलवायु प्रकट करता है तो ये है हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम तथा जलवायु का तत्व नहीं है तो ये है दृश्यता। अगला क्वेश्चन है कि उष्ण ऋतु से पूर्णतः रहित ध्रुवीय जलवायु को कोपेन ने दर्शाया है तो ये हो जाएगा आपका E अक्षर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम तथा जलवायु का तत्व नहीं है तो ये दृश्यता। अगला क्वेश्चन है कि उष्ण ऋतु से पूर्णतः रहित ध्रुवीय जलवायु को कोपेन ने दर्शाया है तो ये हो जाएगा E अक्षर को। इसमें थोड़ा दोबारा हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है तो यह है मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जलवायु वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है तो ये है आपको उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ताप जहाँ ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोपेन को BWH जलवायु मिलती है तो ये थार मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रवाह का परिणाम है तो ये है तापमान का बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या कारण होता है परिणाम क्या होगा वृद्धि का क्या परिणाम होगा तो ये होगा आपको हिम का पिघलना, समुद्री तटीय भागों का जलमग्न होना, समुद्री जल स्तर का ऊपर उठना, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है तो ये होता है आपको भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। अगला क्वेश्चन है कि धान के खेत में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो ये मीथेन। अगला क्वेश्चन विश्व के निम्न देशों में कौन सा सबसे अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन करता है तो यह है चीन। अगला क्वेश्चन ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है तो ये
अंटार्कटिका अंटार्कटिका के ऊपर में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण तो ये होता है सौर कलंकों का घटना बढ़ना और मिलेकोविच दोलन और ज्वालामुखी उद्गार, ये सभी हो जाएंगे डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं, तो ये हैं जल की आग, प्रदूषण और वनों की कटाई, सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जायरे बेसिन में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो ये मिलता है भूमध्य रेखीय। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा है, तो यह है भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन, यदि वाष्पीकरण वर्षा से कम हो तो जलवायु कौन सी होती है, तो ये होता है आर्द्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माला कहा जाता है, तो यह वर्षाव मेघ। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे घने घोषरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं, तो यह वर्षा स्तरीय मेघ। अगला क्वेश्चन, ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता है, तो यह है मेघाच्छादन की मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो ये होता है बादलों का दिशा एवं गति। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है, तो ये होता है प्रशाभ मेघ। अगला क्वेश्चन, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं, तो ये होता है प्रशाभ। अगला क्वेश्चन है कि विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है, तो ये होता है कपासी वर्षा। अगला क्वेश्चन, त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ का रूपांतरण विशेषता है, तो ये है कपासी वर्षा मेघ का। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, तो ये पर्वतों की दिशा पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है, तो ये होता है पर्वतीय वर्षा। अगला क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो ये होता है चीन सागर। अगला क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, तो ये होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है, तो ये होता है केंद्र में। अगला क्वेश्चन है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, तो इसको पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, तो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है, तो इसको आप प्रति चक्रवात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, तो ये अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये चक्षु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरिकेन चलते हैं, तो ये मिसिसिपी घाटी में चलता है। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवाती की विशेषता क्या होती है, तो ये स्वच्छ आसमान। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्नेडो का मुख्य संबंध क्या होता है, तो ये होता है उत्तरी अमेरिका से। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है 12वां अध्याय का समाप्त होता है। अब हम 13वें अध्याय में चलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, महासागरीय जल। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है उद्भावन क्या है, तो ये है तट से टकराती लहरों का टूटना। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की है, तो ये हो जाएगा आपको क्यूरोसियो। अगला क्वेश्चन है कि परिक्रमण काल में चंद्रमा के काल को पृथ्वी के सामने दोबारा आने में कितना समय लगता है, तो यह 24 घंटा 52 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय मछलियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो ये होता है वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज, सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य के संसाधनों का भंडार कहा गया है, तो यह महासागर। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों का महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है,
तो ये होता है आपको ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन, प्रति सहस्त्र क्विंटल सागरीय जल में कितना नमक घुला रहता है? तो 35 क्विंटल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस सागर का जल अधिक खारा लवण युक्त है? तो यह है लाल सागर का। अगला क्वेश्चन है कि लवणता की प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है? तो ये 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जल किस जलाशय में है? तो ये यहाँ पर हिम नदियों एवं हिम टोपियों में। अगला क्वेश्चन, सब संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त? तो ये है मेरियाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाई प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ये है प्यूर्टो रिको खाई, और सभी इसी में है। अगला क्वेश्चन है कि एल्बेट्रोस पठार कौन से महासागर का महाद्वीप में स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि कर्माडेक गर्त स्थित है? तो ये है आपको प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितना? तो 5000 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है? तो ये सूर्य से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक? तो ये है फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम लवणता वाला सागर कौन सा? तो ये है श्वेत सागर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर? तो ये है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? तो ये होता है आपको जलीय चक्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन, महासागरों में संग्रहित जल में प्रक्रियाएं होती है? तो ये होता है बाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और उद्युपातन। ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतादर्शी वक्र में सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपको स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट मिलता है? तो ये मिलता है आपको आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेडम रेखा क्या है? तो यह है औसत समुद्र तल। अगला क्वेश्चन है कि समान गहराई के बिंदुओं का जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो ये होता है आइसोबाथ। अगला क्वेश्चन है, सारगेसो सागर स्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय जल की लवणता घटती है जब भारी वर्षा होती है? अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो ये प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों की औसत लवणता कितना? तो ये है 35%। अगला क्वेश्चन है, सागर एवं महासागरों को तापमान प्राप्त होता है? तो ये होता है सूर्य से। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक? तो ये होता है फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तापमान प्रतिलोपन मिलता है? तो ये मिलता है आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर अभिलेखित किया गया है? तो यह है न्यूफाउंडलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोक्लाइन क्षेत्र में तापमापों में क्या होता है? तो तीव्र गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम लवणता मिलती है? तो ये मिलता है आपको वान झील में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अत्यंत गहरी मैरियाना खाई किस महासागर में? तो ये प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो ये है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घिरे हुआ है? कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? तो 70%। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो यह है सारगेसो सागर। अगला क्वेश्चन है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो यह है रूस के। अगला क्वेश्चन, जो सागर अन्य से भिन्न है वह कौन सा है इसमें? तो कैस्पियन सागर, लाल पीला जापानी। ये इससे भिन्न कौन है? कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाली एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा? तो स्पेन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा? तो ये दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? तो ये है आपको
मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी, तो ये हडसन की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्डन की इसराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो ये है आपको मृत सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेलिवीज सागर कहाँ पर है, वह सेलिवीज सागर जहाँ है वह है आपको आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो यह है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन, तो प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है सुंदरा ट्रेज कहाँ पर है, तो यह हिंद महासागर में। इस प्रकार से आपका ये भी अध्याय समाप्त होता है, 13वां अध्याय। ठीक है, टोटल 52 इसमें क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो होगा वो होगा अब आपका 14वां अध्याय और महासागरीय जल का संचलन के नाम से इसका क्वेश्चन होगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि मालागासी द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो यह हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि उराइल खाई किस महासागर में है, तो यह प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि मिंडानाओ क्या है, तो ये एक प्रकार का खाई है। अगला क्वेश्चन अंडमान निकोबार कटक स्थित है, तो यह हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है, तो यह है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन महासागर जो है प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी, तो ये 5000 मीटर। अगला क्वेश्चन सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है, तो ये ज्वालामुखी से सागर और महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक, तो यह है फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से किस समुद्र में लवणता सर्वाधिक, तो यह है आपको लाल सागर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी गर्म जलधारा, तो यह है आपको अगुलहास की धारा। अगला क्वेश्चन अल नीनो धारा प्रकट होती है, तो ये होता है पेरू तट पर। अगला क्वेश्चन है कि सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है, तो सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है, तो समकोणिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरोसिबो धारा प्रभावित होती है, तो ये होता है प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन गल्फ स्ट्रीम की चौड़ाई कितनी, तो ये लगभग 150 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लहर। अगला क्वेश्चन सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये करता है सौर प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है कि वायु एवं वायुमंडलीय दाब के कारण सागरीय जल की गति को कहा जाता है, तो इसको महोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर सागरीय शांत जल पर बहती है तो बनती है, तो यह छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती है। अगला क्वेश्चन है तरंगों में जल कणों की गति होती है, तो ये गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन सागरीय सतह पर चलने वाली धारा होती है, तो ये कम लवणता युक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है, तो ये समकोणीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि बृहद ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, तो यह एक रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रों में ज्वार की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसमें तीनों है पृथ्वी का केंद्रीकरण बल, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और सूर्य का आकर्षण शक्ति, ये तीनों के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल की ऊपर की ओर गति को क्या कहा जाता है, तो इसको आप ज्वार कहते हैं, ऊपर ज्वार और नीचे भाटा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, जब उपभू होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी उपसौर की स्थित कब होती है, तो उपसौर और अपसौर के बारे में आप जानते हैं पहले भी, तो ये जनवरी में होता है और उपसौर कब होता है, तो ये जुलाई में। अगला क्वेश्चन है कि संसार में औसत सागरीय लवणता कितनी, तो ये 35 प्रति 1000 ग्राम। तो इस प्रकार से आपका 14वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 15वें अध्याय पर चलेंगे। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर जीवन का। इसमें अध्याय का नाम है पृथ्वी पर जीवन। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा,
इसमें लिखा गया कि इनमें किसी पर्यावरण का प्रदूषक नहीं कहा जा सकता है, तो यह है आपका वायुदाब मापी को नहीं कहा जा सकता, ऐसे सभी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को। अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग कब होता है, तो ये होता है आपको 1935 में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है, तो ये औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, तो यह है सभी जैव एवं अजैव जीव। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये सवाना के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि जब दो, एक मिनट, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पारिस्थितिकी शब्द के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जैव मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित है, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्राप्ति में योगदान रहता है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरियाओं का, ज्वालामुखी उद्गारों का और त्वरित विसर्जन का सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये विषुवतीय वर्षावन जीवोन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन, तो ये हैं टांसले। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता, तो यह है आपको ऊर्जा। अगला क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं, तो ये है मुख्य उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक और विघटन। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित हैं, तो यह है आपका पेड़ पौधा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है, तो उसको निक्षय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सेल्वा वन है, तो यह है चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है कि लघुतम वर्धन काल का जीनोम या बायोम है, तो यह है टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर अधिक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जैव मंडल कहते हैं। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम 16वां अध्याय पर चलेंगे और यह आपका जो 11th भूगोल का है वो अंतिमा अध्याय है। यहाँ पर देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण से पहला इसका जो है 16वां अध्याय है और पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अचर जीव है, तो यह है पेड़। ठीक है, पेड़। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि इनमें कौन अंडज नहीं है, तो यह है मछली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू होता है, तो यह होता है 1972 को। अगला क्वेश्चन जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह है सभी जीवधारियों के लिए, मतलब पालतू पशु, पौधे और पंछियों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवधारियों के लिए। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है जीवों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो ये संरक्षण के लिए बनाया गया। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो ये होता है आपको ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है कि पौधे तथा जंतु सर्वाधिक संख्या तथा व्यापकता प्रकारों में मिलते हैं, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनों में। अगला क्वेश्चन भारत में निम्न में से कौन सा तप्त स्थल है, तो यह पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में अनेक जंगली जीव, अन्य जंतु अनेक कारणों से समाप्त हो रहे हैं, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो यह निवास क्षेत्रों का विनाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है, तो ये है आपको 12। अगला क्वेश्चन विश्व के घोषित 12 सर्वाधिक प्रजातीय विविधता वाले देशों का दूसरा प्रचलित नाम क्या है, तो यह है हॉट स्पॉट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न
अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित होता है? तो ये होता है 1992 में। और अगला क्वेश्चन जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है आपको सभी जीवधारी के लिए अगला क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन से हैं? तो ये हैं जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जितने भी 16 चैप्टर थी, 16 चैप्टर में आप जोड़ लेंगे तो लगभग आपको 500 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि सभी को सुविधा, मतलब कि सभी को यह जो अध्याय में क्वेश्चन है सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।